राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। बात उस समय की है जब पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी राज्य हुआ करता था। इस राज्य पर एक नौजवान और बेहद ताकतवर राजा राज किया करता था। वह राजा देखने में तो जितना आकर्षक और वीर प्रतीत होता था, उतना ही भीतर से क्रूर, निर्दयी और पत्थर सा कठोर दिल का मालिक था। उसकी आंखों में बूढ़ों के लिए नफरत साफ झलकती थी। उम्र दराज लोगों के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि वह उन्हें बोझ समझता था। यदि कभी उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाता जिसके बालों में हल्की सी भी सफेदी नजर आ जाती, तो वह गुस्से से तिलमिला उठता और बिना एक पल गंवाए उसका सिर धड़ से अलग करवा देता। राजा का यह अजीबोगरीब आदेश पूरे राज्य में डर और सन्नाटे का कारण बन गया था। लोग सड़कों पर निकलने से कतराने लगे थे, खासकर वे लोग जिनकी उम्र ढल चुकी थी या जिनके बालों में समय की धूल नजर आने लगी थी। वृद्ध लोग घरों में कैद होकर रह गए थे और युवाओं के चेहरों पर भी डर की छाया मंडराने लगी थी, क्योंकि कौन कब बूढ़ा मान लिया जाए कोई नहीं जानता था। यह राजा आए दिन अजीब अजीब फरमान जारी करता रहता था। कभी किसी खास रंग के कपड़े पहनने पर रोक, तो कभी बिना कारण किसी त्योहार को मनाने पर प्रतिबंध। लोग उसकी सनक से बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन उसकी क्रूरता और शक्ति के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हर व्यक्ति अपने मन में यही दुआ करता था कि वह किसी भी हालत में राजा की नजरों में न आए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब राजा का एक बहुत ही खास मंत्री, जो उम्र में उससे काफी बड़ा था, वह मंत्री जो वर्षों से राज्य की सेवा कर रहा था, अपने बालों को बार बार रंगता था ताकि बूढ़ा न लगे और राजा की नजरों में युवा बना रहे। वह न केवल राजा का भरोसेमंद सलाहकार था, बल्कि एक बेहद समझदार, दूरदर्शी और वफादार इंसान भी था। उसने न जाने कितनी बार राज्य को संकट से बचाया था, लेकिन निर्दयी राजा की नजर में उसकी बढ़ती उम्र ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गई थी। आखिरकार एक दिन राजा को यह रहस्य पता चल ही गया कि उसका प्रिय मंत्री अब बूढ़ा हो चला है। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत उसे खत्म करने का निर्णय ले लिया। हालांकि वर्षों की सेवा को देखते हुए राजा ने यह फैसला किया कि मंत्री को सबके सामने नहीं मारा जाएगा। उसने अपने विश्वास पात्र जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, मंत्री को दूर किसी सुनसान जंगल में ले जाओ और वहीं उसका अंत कर दो, ताकि उसका चेहरा मेरी आंखों से दूर हो जाए। राजा के कुछ नौकर और जल्लाद मंत्री को लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। घने जंगलों के बीच एक गहरा खड्डा खोदा गया, जहां मंत्री की जिंदगी खत्म करने की तैयारी की गई। लेकिन जैसे ही मंत्री को उस जगह ले जाया गया, उसने बड़ी शांति और गंभीरता से सबको रोकते हुए कहा, तुम लोग मुझे मार सकते हो, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर एक बात याद रखना, आज मैं बूढ़ा हुआ हूं, कल को तुम भी बूढ़े हो जाओगे। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। मंत्री की यह बात सुनकर जल्लादों और सैनिकों के दिल कांप उठे। वहां मौजूद हर व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया। उन्हें मंत्री की बात में सच्चाई दिखाई दी। आखिरकार उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और यह निर्णय लिया कि मंत्री को मारा नहीं जाएगा। इसके बजाय उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया जाएगा, ताकि राजा को कोई शक न हो। सभी ने मिलकर मंत्री को एक खुफिया मकान में ले जाकर छुपा दिया और राजा से झूठ बोल दिया कि मंत्री को जंगल में मार दिया गया है। राजा, जो खुद ज्यादा समझदार नहीं था और जिसे बुद्धिमान व अनुभवी लोगों से सख्त नफरत थी, इस झूठ को सच मान बैठा। वह यह नहीं जानता था कि राजपाट की सत्ता अनुभव और समझदारी के बगैर नहीं चल सकती। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन की बात है जब राजा सैर के इरादे से अपने महल से निकला। मौसम सुहाना था और पहाड़ों की वादियां हरियाली से ढकी हुई थीं। राजा अकेले ही कुछ दूर तक निकल आया। तभी उसकी नजर पास ही दो पहाड़ों के बीच में स्थित एक अजीब से दृश्य पर पड़ी। वहां उन ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच एक विशाल झील थी, जो इतनी शांत थी कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। लेकिन इस झील में कुछ और भी था, एक अद्भुत चमकता हुआ मोती। यह कोई साधारण मोती नहीं था, वह रंग बदलने वाला रहस्यमयी मोती था
जो हर पल एक नई चमक के साथ उभरता था, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी लाल और कभी बिल्कुल पारदर्शी। उसकी आभा इतनी तेज थी कि झील के पानी में दूर तक रोशनी फैल रही थी। राजा उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसने तुरंत घोषणा की, यह मोती मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे इसकी कीमत कितनी भी क्यों न चुकानी पड़े। राजा ने अपने राज्य के सबसे माहिर तैराकों और गोताखोरों को बुलवाया। अगले 3-4 दिन तक झील में लगातार प्रयास होते रहे। हर रोज कुशल गोताखोर गहरे पानी में उतरते, घंटों तक झील के तल में खोजबीन करते, लेकिन वह रहस्यमयी मोती किसी के हाथ न लग सका। वह जैसे हर बार आंखों से ओझल हो जाता, मानो खुद ही छुप जाता हो। राजा अब क्रोध से आग बबूला हो चुका था। उसका धैर्य जवाब देने लगा था। उसने जिद पकड़ ली थी कि वह मोती तो अब हर हाल में चाहिए। उसने दरबार में सबके सामने सख्त आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह मोती मेरे पास लाकर रखा जाए, वरना परिणाम गंभीर होंगे। राजा के सभी दरबारी, जो खुद भी नौजवान और उत्साही थे, ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन कोई भी उस चमकते हुए मोती को निकालने में सफल न हो सका। अब दरबार में चिंता की लहर फैल गई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकले। जब राजा को प्रसन्न करने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब पूरा दरबार बेचैनी से भर उठा। चारों ओर तनाव और घबराहट का माहौल बन गया था। हर दरबारी, हर सेनापति, हर सलाहकार पर दबाव था कि जल्द से जल्द इस रहस्य को सुलझाया जाए, वरना राजा का क्रोध सब पर भारी पड़ेगा। इसी दौरान उस बूढ़े मंत्री, जिसे राजा ने उम्र की वजह से मौत की सजा दी थी, उसका बेटा अब दरबार में मंत्री बन चुका था। वह भी अपने पिता की तरह ही समझदार, शांत और चतुर व्यक्ति था। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, तुम अब मेरे सबसे खास मंत्री हो और इस समस्या का कोई न कोई हल निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वह मोती मुझे ना मिला तो सारी प्रजा मुझ पर हंसेगी और लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। मंत्री के बेटे ने बड़ी ही विनम्रता और नरमी से कहा, महाराज, यदि आप मेरी एक बात मान लें तो शायद वह मोती आपको मिल सकता है। राजा को उसकी बात में उम्मीद की किरण नजर आई। वह तुरंत प्रसन्न हो गया और बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी राय है वैसा ही करेंगे। फिर राजा ने अगले दिन सुबह सभी दरबारियों को उसी झील के पास, जो 2 पहाड़ों के बीच स्थित थी, एकत्रित होने का आदेश दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर गिर रही थीं, नौजवान राजा अपने तमाम दरबारियों के साथ झील के किनारे पहुंचा। हर किसी की नजर अब मंत्री के बेटे पर टिकी हुई थी। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर यह युवा अब क्या उपाय बताएगा। कुछ देर बाद मंत्री का बेटा पहाड़ों की ओर से धीरे धीरे नीचे आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक खास चमक थी। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, जिस जगह पर हम अब तक मोती को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, असल में वह मोती वहां है ही नहीं। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तीखे स्वर में पूछा, तो फिर कहां है वह मोती? साफ साफ बताओ। मंत्री के बेटे ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर इशारा किया और बोला, वह देखिए महाराज, पहाड़ की चोटी पर एक बेहद खूबसूरत मोती चमक रहा है। उसी की रोशनी झील के पानी में पड़ रही है, जिससे सबको यह भ्रम हो रहा था कि मोती झील के भीतर है। सभी दरबारियों ने ध्यान से देखा तो मंत्री के बेटे की बात पूरी तरह सही निकली। सचमुच झील के ऊपर वाले पहाड़ पर एक अद्भुत चमकता हुआ मोती मौजूद था। रोशनी झील में पड़कर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रही थी जैसे मोती झील के भीतर हो। यह देख सभी लोग अचंभे में पड़ गए। वे सोचने लगे, इतनी सी बात किसी को पहले क्यों नहीं सूझी। राजा के कुछ नौकर तुरंत पहाड़ पर चढ़े और उस मोती को लाकर राजा को सौंप दिया। राजा की प्रतिष्ठा बच गई। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। इस चतुराई भरे समाधान पर सभी दरबारियों ने मंत्री के बेटे की जमकर सराहना की। राजा ने भी उसकी बुद्धिमानी से खुश होकर ढेरों इनाम और उपहार भेंट किए। लेकिन उसी समय राजा के मन में एक गहरा संदेह भी जन्म लेने लगा। उसने सोचा, यह लड़का तो पहले कभी इतना बुद्धिमान नहीं था, फिर अचानक इसे इतनी समझदारी कहां से आ गई? उसके मन में बार बार यह सवाल उठने लगा।
आखिर कौन है वह अक्लमंद इंसान जो इसे यह सलाहें दे रहा है? क्या यह खुद इतना समझदार हो गया है या इसके पीछे कोई और है? राजा सच्चाई जानना चाहता था और इस रहस्य को उजागर करने के लिए उसने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने ठान लिया कि वह अपने दरबारियों की अग्नि परीक्षा लेगा और जानने की कोशिश करेगा कि इस युवा मंत्री की असली बुद्धिमत्ता का स्रोत क्या है। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया गया कि अगले महीने की पूर्णमासी से पहले राजा के लिए एक विशेष मुकुट तैयार किया जाए। लेकिन यह कोई साधारण मुकुट नहीं होना था। उसकी शर्त थी कि वह मुकुट पानी और आग दोनों तत्वों से बना हो। ऐसा मुकुट जो ना तो आग में जल सके और ना ही पानी में बह जाए। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति उसे पहने उसके सिर को न तो आग जला सके और न ही पानी गीला कर सके। राजा की यह शर्त सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान और परेशान हो उठे। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों, क्या सचमुच ऐसा कोई मुकुट बन सकता है? दरबारियों को यकीन नहीं हो रहा था कि राजा ने ऐसा असंभव सा आदेश दे दिया है। सबके मन में यही सवाल घूम रहा था कि भला ऐसा ताज कैसे संभव है जो आग में ना जले, पानी में ना भीगे और पहनने वाले को पूरी तरह सुरक्षित रखे। राजा ने जब सख्ती से कह दिया कि यदि यह शर्त पूरी नहीं हुई तो सभी दरबारियों को पद से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नए लोग नियुक्त किए जाएंगे, तब तो मानो सबके होश उड़ गए। हर तरफ घबराहट और निराशा फैल गई। किसी के भी मन में इस पहेली का हल नहीं सूझ रहा था। दरबार का वातावरण भारी और उदास हो गया था। हर कोई अंदर ही अंदर यही सोच रहा था कि अब तो नौकरी गई समझो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे पूर्णमासी की रात नजदीक आती जा रही थी, मंत्री का बेटा भी बेचैनी से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा को कैसे संतुष्ट करे। कई रातें उसने इसी सोच में काट दी और अंततः एक रात वह अपने पिता के पास जा पहुंचा, उसी गुप्त स्थान पर जहां वर्षों से वृद्ध मंत्री को छुपाकर रखा गया था। बेटे की आंखों में चिंता देखकर बूढ़ा मंत्री मुस्कुरा उठा। उसने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। राजा का यह इम्तिहान जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे राजा के भी होश उड़ जाएंगे। इतना कहकर उसने बेटे के कान में धीरे धीरे एक योजना समझानी शुरू की। अगले दिन मंत्री का बेटा उन चुनिंदा दरबारियों से मिला जो पहले से जानते थे कि बूढ़ा मंत्री अब भी जिंदा है। उसने उन सबको एकत्र किया और कहा, पिताजी ने एक उपाय बताया है, लेकिन उसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अगर तुम सबने साथ दिया तो हम न केवल राजा की परीक्षा में सफल होंगे बल्कि उसकी आंखें भी खोल देंगे। सभी दरबारी तैयार हो गए। वे जानते थे कि अब समय कम है और योजना पर सही ढंग से काम करना होगा। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया, पूर्णमासी की रात। पूरा दरबार रोशनी से सजा हुआ था। महल के चारों ओर दीप जल रहे थे। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता, घबराहट और हैरानी साफ झलक रही थी। सबकी निगाहें महल के मुख्य द्वार की ओर टिकी थीं। इंतजार था उस चमत्कार के जो अब होने वाला था। मंत्री के बेटे और सहयोगियों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। जैसे ही राजा दरबार में आया, थोड़ी देर बाद कुछ दरबारी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में कहने लगे, यहां मौजूद सभी लोग ध्यान दें। आज हम महाराज को एक ऐसा मुकुट पहनाने जा रहे हैं जो आग और पानी दोनों तत्वों से बना हुआ है। लेकिन इस ताज की सबसे खास बात यह है कि यह मुकुट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो बुद्धिमान हैं। मूर्ख लोग इस ताज को नहीं देख पाएंगे। यह सुनकर पूरे दरबार में मानो सनसनी फैल गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। कुछ दरबारी हैरानी में एक दूसरे की ओर देखने लगे तो कुछ ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। माहौल अजीब सी खामोशी से भर गया। सबके मन में एक ही डर था, अगर मैंने कह दिया कि मुझे ताज दिखाई नहीं दे रहा तो कहीं लोग मुझे मूर्ख न समझ लें। राजा भी असमंजस में पड़ गया। वह नौजवान और जोशीला था, लेकिन अनुभव की कमी उसके फैसलों में झलकती थी। दरबार में एक बड़ा सा संदूक लाया गया। सभी की नजरें उसी पर टिकी थीं,
परंतु उसमें किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ दरबारी आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथों को ऐसे उठाया जैसे कोई अमूल्य ताज संभाल रहे हों। वे धीरे धीरे राजा के पास आए और वह अदृश्य ताज राजा के सिर पर रख दिया। इसके बाद तो दरबारियों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, क्या गजब का ताज है! ऐसा ताज तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इसकी शोभा ही निराली है। राजा, जिसे अपने सिर पर कोई ताज महसूस नहीं हो रहा था, पहले थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि सभी दरबारी उसकी तारीफ कर रहे हैं और ताज की सुंदरता के गुणगान कर रहे हैं, तो वह भी मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मैं ही इसे नहीं देख पा रहा। राजा ने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली और प्रसन्नता का नाटक करने लगा। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी अलग अलग तरीकों से उस काल्पनिक ताज की तारीफ में जुट गए। राजा की जय जयकार होने लगी। यह उत्सव शाम तक चलता रहा। जैसे ही सूरज ढला, राजा दरबार से उठकर अपने महल लौट गया। रात को राजा अपनी रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, आपने अब तक मेरे नए ताज की बधाई नहीं दी। क्या आपने मेरा अनमोल ताज नहीं देखा? रानी आश्चर्यचकित होकर बोली, महाराज, आपके सिर पर तो कुछ भी नहीं है, फिर किस ताज की बधाई? रानी की यह बात सुनते ही राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वह भीतर ही भीतर कांप उठा। उसके मन में शंका उठी, क्या मेरी पत्नी मूर्ख है या फिर मैं ही बेवकूफ हूं? लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु रानी की बात उसके दिल पर लग गई। रात के अंधेरे में राजा चुपके से अपने महल के शीश महल में गया और खुद को आईने में देखा। उसका सिर एकदम खाली था। वहां न कोई मुकुट था और न ही उसकी कोई झलक। यह दृश्य देखकर राजा का दिल धक से रह गया। वह गहरी सोच में डूब गया। अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या मैं ही मूर्ख हूं? नहीं, यह तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। अगर सबको पता चला तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे राजपाट का क्या होगा? अगले 2 दिन तक राजा दरबार नहीं गया। वह अपने कक्ष में बीमार पड़ गया। उसका मन और मस्तिष्क दोनों भ्रम में उलझ गए थे। अंततः तीसरे दिन उसने मंत्री के बेटे को बुलवाया। जैसे ही वह आया, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सच सच बताओ, क्या मेरे सिर पर कोई ताज है या नहीं? मंत्री का बेटा शांत भाव से सिर झुकाकर बोला, अन्नदाता, आपके सिर पर कुछ भी नहीं है। आग और पानी को मिलाकर ताज बनाना संभव ही नहीं है। यह सुनते ही राजा का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से से कांपने लगा और गरजते हुए बोला, मुझे पहले से ही शक था, लेकिन यह चालाकी तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब सच सच बताओ, तुम्हें यह होशियारी किसने सिखाई? अगर एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। सभी की नजरें मंत्री के बेटे पर टिकी थीं। उस पर जैसे सबकी सांसें थमी हुई थीं। तभी उसने धीरे से सिर उठाया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आप नाराज ना हो तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपनी बात पूरी ईमानदारी से कहो। मंत्री का बेटा धीरे से बोला, महाराज, आपका वह बूढ़ा मंत्री यानी मेरे पिताजी आज भी जिंदा हैं और यह दोनों उपाय यानी झील से मोती निकालने का उपाय और यह ताज वाली तरकीब दरअसल उन्हीं की दी हुई सलाह थी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बूढ़ा मंत्री, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, अभी भी जीवित है और परोक्ष रूप से राज्य की मदद कर रहा है। राजा ने एक गहरी सांस ली, कुछ पल सोचा और फिर बोला, अच्छा, यदि वह सचमुच जिंदा है तो उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर बाद बूढ़ा मंत्री हाथ जोड़कर दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक अब भी मौजूद थी। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे देख मुस्कुराते हुए नरम स्वर में पूछा, मंत्री, तुमने यह सब छुपकर क्यों किया और तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल और केवल आपके हित के लिए किया।
मैं नहीं चाहता था कि एक समझदार, भविष्यद्रष्टा और ऊर्जावान राजा महज एक कठोर नियम के कारण समय से पहले अपनी सत्ता से हाथ धो बैठे। मैंने आपकी रक्षा की, उस कानून में थोड़ी समझदारी से फेरबदल की, ताकि आपका राज्य एक होशियार राजा से वंचित न हो। इसके बाद मंत्री ने राजा की आंखों में देखकर कहा, महाराज, कुछ वर्षों बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे। यदि यह कानून यूं ही चलता रहा तो एक दिन लोग आपको भी मार डालेंगे। इसलिए समय रहते इसे बदलना जरूरी है। फिर बूढ़े मंत्री ने बड़ी ही गंभीरता से राजा को सलाह दी, महाराज, केवल ताकत और खजाने से राजपाट नहीं चलता। जब तक अक्लमंदी और अनुभव साथ न हो तब तक किसी भी राजा की सफलता अधूरी रहती है। यदि आप अपने दरबार में अनुभवी और वृद्ध लोगों को भी शामिल करें तो आपकी प्रजा सदैव खुशहाल और सुरक्षित रहेगी। मंत्री की बातों ने राजा के मन को झकझोर कर रख दिया। पहली बार उसे अपने निर्णयों पर पछतावा हुआ। उसे यह समझ में आया कि अनुभव और बुद्धिमानी दौलत और ताकत से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठा और जोरदार आवाज में ऐलान किया, आज से राज्य में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति छिपकर नहीं रहेगा। हर वृद्ध जन को पूरी आजादी होगी कि वह बिना डर के अपने घरों से बाहर निकले और सम्मान के साथ जीवन बिताए। राजा का यह आदेश सुनते ही वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुल गए। उन गलियों में जो पहले वीरान थीं, अब बुजुर्गों की धीमी लेकिन सशक्त चाल फिर से गूंजने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकले, खुली हवा में सांस ली और एक नया सवेरा देखना शुरू किया। नौजवान और बुजुर्गों ने मिलकर उस राज्य को फिर से संवारा। अब राजा के दरबार में निर्णय केवल जोश में नहीं, बल्कि होश और अनुभव के आधार पर लिए जाने लगे। कुछ ही समय में वह राज्य एक आदर्श, समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। दोस्तों, हो सकता है कि यह कहानी एक काल्पनिक कहानी हो, लेकिन इसमें हम सभी के लिए, विशेषकर नौजवानों के लिए, एक बेहद महत्वपूर्ण सबक छुपा है। कभी भी अपने माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों को अपनी सफलता में रुकावट मत समझो। उनके अनुभव से सीखो, क्योंकि अनुभव वह अनमोल खजाना है जो समय की धूप में तप कर, ठोकर खाकर अर्जित किया जाता है। इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही किसी किताब में पूरा समझा जा सकता है। अगर आपके आसपास भी कोई बुजुर्ग है तो उसकी इज्जत करो, उसकी बातें ध्यान से सुनो। हो सकता है कि वह आज की दुनिया के हिसाब से न चलता हो, लेकिन वह जीवन के उन रास्तों को जानता है जिन पर तुमने अब तक कदम भी नहीं रखा। अनुभव तुम्हें कई मुसीबतों और गलतियों से बचा सकता है। आज के सोशल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को नजरअंदाज कर देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते चलाते हम यह भूल जाते हैं कि असली ज्ञान सिर्फ इंटरनेट पर नहीं मिलता। जब हम अपने बुजुर्गों से दूर होते हैं तो उनकी कहानियां, उनका अनुभव और जीवन की वो छोटी छोटी सीखें भी हमसे दूर हो जाती हैं। दादी नानी की गोद में सिर रखकर सुनाई जाने वाली कहानियों का स्वाद किसी यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम रील में नहीं मिल सकता। नाना दादा की सादगी और जीवन की सच्चाई भरी बातें हमें ऐसे सबक देती हैं जो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं दे सकता। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ तो गूगल पर मिल जाता है, लेकिन क्या गूगल तुम्हें यह बताएगा कि जिंदगी में कब चुप रहना है और कब बोलना, कब हार माननी है और कब डटे रहना है? सबक यह है कि बड़ों का तजुर्बा अनमोल होता है। सिर्फ युवा शक्ति से नहीं, बल्कि बुजुर्गों की समझदारी से भी समाज आगे बढ़ता है। हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों को बोझ नहीं, एक मार्गदर्शक समझना चाहिए। असली ताज वही पहन सकता है जो विनम्र होकर ज्ञान और अनुभव को स्वीकार करे। इसलिए अपने जीवन में बड़ों का सम्मान करें, उनके साथ समय बिताएं और उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि कुछ ज्ञान किताबों और इंटरनेट पर नहीं, सिर्फ जीवन की ठोकरों से ही मिलता है। मनोहर जब अपने छोटे से कच्चे घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ गहरी उदासी भी साफ झलक रही थी। दरवाजे पर बैठी उसकी छोटी बेटी सुधा, जो पूरे दिन अपने पिता की राह देख रही थी, तुरंत उठी और बोली, पिताजी, क्या आज खाने का कुछ इंतजाम हुआ?
मनोहर ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, बेटी, बड़ी मुश्किल से 4 आने की मजदूरी मिली थी, उन्हीं पैसों से आटा लेकर आया हूं। इसे गूंध कर रोटियां बना लो और तुम दोनों मां बेटी खा लेना। सुधा कुछ पल पिता को देखती रही और फिर मासूमियत से पूछ बैठी, पिताजी, आप क्या खाएंगे? मनोहर ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मेरा क्या है, बस तुम दोनों खा लो, मैं तो यूं ही पानी पीकर सो जाऊंगा। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में गई, जल्दी जल्दी आटा गूंथा और 2 रोटियां तैयार कर लीं। प्याज काटकर उसमें नमक मिर्च मिलाया और थाली में सजाकर बोली, आओ पिताजी, खाना तैयार है। मनोहर ने कहा, नहीं बेटी, तुम दोनों खा लो। सुधा बोली, पिताजी, अगर खाना खाएंगे तो तीनों एक साथ खाएंगे, वरना कोई नहीं खाएगा। इतने में दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मनोहर ने चौंक कर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक बूढ़ा थका हारा आदमी खड़ा था। चेहरा सूखा हुआ, आंखें बुझी हुई। मनोहर ने पूछा, क्या बात है बाबा? वह बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं। सुना है तुम्हारे पास 2 रोटियां हैं, वो मुझे दे दो। मनोहर थोड़ा चौंका और बोला, बाबा, तुम्हें कैसे मालूम कि हमारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, बस यूं समझ लो बेटा कि ईश्वर की मर्जी से मुझे यह मालूम हो गया है। मनोहर ने सिर हिलाया और कहा, रुको बाबा, मैं अभी लेकर आता हूं। वो जैसे ही मुड़ा तो बूढ़ा बोला, ठहरो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम तीनों भी सुबह से भूखे हो, इसलिए मैं ये रोटियां मुफ्त में नहीं लूंगा। मेरे पास मुट्ठी भर चावल हैं, यह लो और इन रोटियों के बदले मुझसे ले लो। मनोहर ने कहा, बाबा, इसकी क्या जरूरत है, तुम चावल अपने पास ही रखो। बूढ़ा फिर बोला, नहीं बेटा, यह चावल मैं तुम्हें देखकर ही दे रहा हूं और रोटियां भी तुम ही से लूंगा। मनोहर ने चावल लिए भीतर से रोटियां लाकर उसे दे दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने बहुत ही फायदे का सौदा किया है बेटा। इतना कहकर वह चला गया। मनोहर जब अंदर आया तो उसकी पत्नी और बेटी प्रतीक्षा में बैठी थीं। उसने बताया कि रोटियां एक भूखे को दे दी। सुधा बोली, पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया, यह तो एक नेक काम है। पत्नी ने पूछा, यह क्या है तुम्हारे हाथ में? मनोहर ने जवाब दिया, यह थोड़े से चावल हैं जो वह बाबा रोटियों के बदले देकर गया और कह गया कि यह सौदा तुम्हारे लिए फायदे का है। सुधा ने चावल को देखकर कहा, लेकिन पिताजी, इससे तो एक निवाला भी नहीं बनेगा, इसका क्या फायदा? मनोहर ने ठंडी सांस ली और कहा, तू ठीक कहती है बेटी, शायद वह बाबा कोई फकीर था। चलो, ये चावल किसी काम के तो नहीं, सुबह इन्हें चिड़ियों को डाल देंगे, अभी तुम हंडी में रख दो। सुधा ने ऐसा ही किया और फिर तीनों भूखे पेट ही सो गए। नींद तो आ नहीं रही थी, बस करवटें बदलते रहे। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक मजदूर का परिवार ऐसे कई दिन देख चुका था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सुधा के नाक में ताजा पके पुलाव की खुशबू आने लगी। उसने कई बार गहरी सांस ली और अचानक उठ बैठी। सोचने लगी, कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं। मां ने पूछा, बेटी क्या हुआ, उठ क्यों गई? सुधा बोली, मां, क्या आपको भी चावल पकने की खुशबू आ रही है? मां ने कहा, हां बेटी, खुशबू तो सच में आ रही है। उनकी बातें सुनकर मनोहर भी जाग गया और बोला, शायद हमारे पड़ोस में कोई चावल पका रहा होगा। सुधा बोली, पिताजी, इतनी रात को भला कोई चावल क्यों पकाएगा? कहीं यह वही चावल तो नहीं जो उस बूढ़े बाबा ने दिए थे? मनोहर हंसते हुए बोला, अरे बिटिया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? कच्चे चावलों से भला पकने की खुशबू कैसे आएगी? सुधा बोली, कुछ भी हो पिताजी, एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। उसने दिया जलाया और हंडी की ओर बढ़ी। अभी भी उसकी नाक में वही खुशबू थी। जब उसने हंडी का ढक्कन उठाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। मनोहर और उसकी पत्नी घबराकर उसकी ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि हंडी पुलाव से भरी हुई थी। तीनों स्तब्ध रह गए, आंखें फाड़ फाड़ कर हंडी को देख रहे थे। सुधा बोली, पिताजी, अब समझ में आया कि उस बूढ़े फकीर ने क्यों कहा था कि यह फायदे का सौदा है। मनोहर भी भावुक होकर बोला, हां बेटी,
अब समझ गया कि वह बाबा कोई पहुंचा हुआ फकीर था, वह तो हमारी सहायता के लिए भेजा गया था। उसके बाद तीनों ने मिलकर भरपेट पुलाव खाया और वर्षों बाद तृप्त होकर चैन की नींद सोए। सुबह जब वे उठे तो पेट अभी भी भरे हुए थे। सुधा बोली, पिताजी, कहीं हमने रात को कोई सपना तो नहीं देखा था जिसमें हम सबने पुलाव खाया था? मनोहर मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, लेकिन पुलाव तो हमने सच में खाया था, भला हम तीनों एक जैसा सपना कैसे देख सकते हैं? इसके बाद सुधा ने हंडी धोने के लिए जैसे ही उसे उठाया तो यह देखकर वह हैरान रह गई। हंडी के अंदर कच्चे चावल ज्यों के त्यों मौजूद थे। वे तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुधा ने कहा, पिताजी, मैं अभी आपको इन चावलों की एक और करामात दिखाती हूं। उसने हंडिया को ढक्का और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज हमारा खीर खाने का मन हो रहा है। उसके कहने की देर थी कि कुछ ही पलों में हंडिया से ताजी खीर की मीठी खुशबू उठने लगी। जब ढक्कन हटाकर देखा तो पूरी हंडिया खीर से भरी हुई थी। सबकी आंखें चमक उठीं। तीनों ने मिलकर खीर का आनंद लिया और फिर पेट भरकर खाकर दिल से भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद मनोहर रोज की तरह काम की तलाश में निकल गया। उस दिन के बाद से उनके घर में खाने पीने की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। जब भी मन करता वे उन चावलों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर खा लेते थे। कभी खीर, कभी पुलाव और कभी तले हुए चावल। धीरे धीरे उनके घर में न सिर्फ स्वाद का रंग भर गया था, बल्कि सुख शांति भी लौट आई थी। एक दिन की बात है, उनके दरवाजे पर अचानक 4 आदमियों ने दस्तक दी। वे मुसाफिर थे और विनम्रता से बोले, हम दूर से आए हैं, रास्ते में रात हो गई है, क्या एक रात यहां बिता सकते हैं? मनोहर ने बिना झिझके मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, हमारे घर में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे पास है वही आपको भी मिलेगा। फिर उसने मेहमानों को बैठाया और धीरे से अपनी बेटी के कान में बोला, बिटिया, अब क्या करें? उन फकीर के चमत्कारी चावलों से तो बस इतना ही पकता है कि हम तीनों का पेट भर सके। आज तो 4 मेहमान भी हैं, ऊपर से पैसे भी नहीं हैं कि बाजार से कुछ खरीद सकें। सुधा थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, पिताजी, हम अब तक उन चावलों को सिर्फ हंडिया में ही पकाते आए हैं और हर बार हंडियां भर जाती है। क्यों ना आज हम उन्हें एक बड़े पतीले में डालकर देखें, क्या पता? मनोहर को बात झंझ गई। सुधा ने वह चावल उठाए और एक बड़े पतीले में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिए। फिर बोली, आज पुलाव बनाएं? कुछ ही देर में पूरे घर में पुलाव की खुशबू फैल गई, वह भी ऐसी कि मेहमान भी मुस्कुरा उठे। मनोहर ने सबको प्यार से परोसा। पुलाव इतना स्वादिष्ट था कि मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। खाते खाते बोले, भाई, ऐसा पुलाव तो हमने जीवन में कभी नहीं चखा, यह तो स्वर्ग का भोजन लगता है। देखते ही देखते पूरा पतीला साफ हो गया। सभी मुसाफिर पेट भरकर तृप्त होकर सो गए। सुबह होते ही वे सभी 4 मुसाफिर मनोहर को धन्यवाद कहकर अपने अगले सफर पर रवाना हो गए। लेकिन असल में वे कोई आम यात्री नहीं थे। वे वहां के राजा के सैनिक थे जो अपने गांव से राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में मिले इस स्वादिष्ट भोजन की चर्चा वे अपने साथ राजधानी ले गए। उनकी बातें जब राजधानी पहुंची तो धीरे धीरे खबर पूरे नगर में फैलने लगी। सेनापति के कानों तक जब यह बात पहुंची कि गांव में कोई गरीब व्यक्ति इतना लजीज भोजन बना रहा है कि राजा के सिपाही भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता जाग उठी। अगले ही दिन सेनापति ने साधारण आदमी का वेश बनाया और स्वयं मनोहर के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, क्या एक रात यहां ठहर सकता हूं? मनोहर ने मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, हमारे घर में जो थोड़ा बहुत है उसमें आपका भी हिस्सा है। जब रात हुई तो मनोहर ने मुसाफिर से पूछा, आप खाने में क्या पसंद करेंगे, खीर या पुलाव? सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर खीर मिल जाए तो क्या ही बात है। मनोहर अंदर गया और अपनी बेटी से बोला, बेटिया, आज जो मेहमान हमारे घर रुका है वह खीर खाना चाहता है। सुधा समझ गई और बिना कुछ पूछे वह बड़े से पतीले में फकीर के दिए हुए चावल डालकर चूल्हे पर रखने लगी। थोड़ी ही देर में खीर पककर तैयार हो गई।
उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि सेनापति खुद को रोक नहीं पाया। जब खीर परोसी गई तो उसने पूरे मन से खीर का स्वाद लिया। हर निवाले के साथ उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। वह खीर खाते खाते बचपन की मीठी यादों में डूब गया, जैसे उसे कभी मां ने खिलाई हो। अगली सुबह सेनापति जाने से पहले बोला, अगर नाश्ते में कुछ मिल जाए तो यात्रा और सुखद हो जाएगी। मनोहर ने तुरंत अपनी बेटी से कहा, बेटिया, आज नाश्ते में पुलाव बना दे। सुधा ने वही जादुई चावल एक बड़े पतीले में डाले और पुलाव तैयार कर दिया। पुलाव की खुशबू से पूरा घर महक उठा। जब सेनापति ने पहला निवाला मुंह में डाला तो उसकी आंखें फैल गईं। ऐसा पुलाव तो उसने अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। हर चम्मच के साथ वह मन ही मन आश्चर्यचकित होता गया। खाने के बाद वह भावुक होकर बोला, मनोहर, तुम्हारे घर में स्वाद का खजाना छिपा है। धन्यवाद देकर वह महल की ओर रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने राजा के दरबार में हाजिर होकर पूरी बात विस्तार से सुनाई। महाराज, सेनापति बोला, हमारे राज्य के एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार रहता है, परंतु वे ऐसा अद्भुत खाना बनाते हैं कि आपके महल के शाही रसोइये के व्यंजन भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। राजा ने हैरानी से कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है सेनापति? सेनापति ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं खुद आपके महल की शाही दावतों में शामिल रहा हूं। मैं खुद उस गरीब आदमी के हाथ का खाना खाकर कह सकता हूं, उसके बनाए खाने की तुलना में हमारी रसोई कुछ भी नहीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो उस आदमी को महल बुलाया जाए। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह क्या चमत्कार करता है। उसका मुकाबला हमारे शाही रसोइये से करवाया जाएगा। अगर उसका खाना वाकई उतना ही स्वादिष्ट निकला तो शाही रसोइये को नौकरी से निकालकर उसी गरीब को महल की रसोई सौंप दूंगा। राजा का आदेश पाते ही सेनापति तुरंत कुछ सैनिकों के साथ मनोहर की झोपड़ी की ओर रवाना हो गया। जैसे ही मनोहर ने अपने घर के बाहर सिपाहियों को खड़ा देखा, वह घबरा गया। उसके चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। लेकिन सेनापति ने आगे बढ़कर उसे स्नेहपूर्वक समझाया, घबराओ नहीं, हम तुम्हें लेने आए हैं। हमारे महाराज तुम्हारे हाथ का खाना चखना चाहते हैं। मनोहर ने झिझकते हुए कहा, पर हम तो बहुत ही साधारण भोजन बनाते हैं साहब। सेनापति मुस्कुराया और बोला, महाराज भी वही साधारण भोजन खाना चाहते हैं। तुम बिना डरे हमारे साथ चलो। मनोहर ने फकीर के दिए हुए चमत्कारी चावल एक हंडिया में रखे और अपनी पत्नी तथा बेटी के साथ महल की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर दरबार में राजा ने उनसे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही लज्जतदार व्यंजन बनाते हो। तुम्हारे बनाए भोजन का मुकाबला हमारे शाही रसोइये के भोजन से किया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मनोहर ने विनम्र स्वर में कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली यह कि हम खाना एक बंद कमरे में बनाएंगे ताकि हमारे खाना बनाने की विधि कोई देख ना सके, और दूसरी यह कि हम केवल चावल से बने व्यंजन ही तैयार कर सकते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। इसके बाद मनोहर, उसकी बेटी और उसकी पत्नी को एक बड़े से कमरे में भेज दिया गया। उन्होंने दरवाजा और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीं। कमरे में पहले से ही खाना बनाने की सारी सामग्री मौजूद थी। मनोहर की बेटी सुधा ने 2 बड़े बड़े पतीले चूल्हे पर चढ़ा दिए और फिर फकीर के दिए हुए चमत्कारी चावलों में से थोड़े थोड़े दाने दोनों पतीलों में सावधानी से एक एक करके डालने लगी। वह मुस्कुराकर बोली, आज एक पतीले में खीर और दूसरे में पुलाव चाहिए। जैसे ही चावल पतीले में पड़े, कुछ ही पलों में वहां एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक पतीला खीर से भर गया और दूसरे पतीले में लजीज पुलाव तैयार हो गया। उन पकवानों की सुगंध इतनी दिव्य थी कि वह धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगी। महल के कोने कोने में वह मिठास भरी महक घुल गई और वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक कर सोचने लगा, ये खुशबू कहां से आ रही है। वहीं दूसरी ओर शाही रसोइयां अभी भी बड़ी मेहनत से पकवान तैयार करने में जुटा हुआ था, लेकिन उसकी रसोई से वैसी कोई भी सुगंध नहीं आ रही थी जो मन मोह ले।
जब दोनों पक्षों का खाना पूरी तरह तैयार हो गया तो राजा और उसके कुछ विश्वस्त मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। सोने की थालियों में दोनों तरह के पकवान, एक ओर मनोहर की खीर और पुलाव और दूसरी ओर शाही रसोइयां के व्यंजन परोसे गए। सभी दरबारियों की निगाहें राजा पर टिकी थीं कि अब वह क्या निर्णय देगा। जब राजा ने मनोहर के हाथों से बनी खीर और पुलाव का पहला निवाला चखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। उसने उत्साहित होकर कहा, मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। वहीं जब उसने शाही रसोइयां के बनाए भोजन को चखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया और बोला, यह तो साधारण खाना है, इसमें कोई विशेष स्वाद नहीं है। फौरन राजा ने फैसला सुनाया, आज से मनोहर ही हमारे महल का शाही रसोइया होगा और हमारे वर्तमान शाही रसोइया को उसकी सेवा से मुक्त किया जाता है। यह सुनकर मनोहर तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, कृपया करके हमारे शाही रसोइया को नौकरी से मत निकालिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का रोजगार छिन जाए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग केवल चावल से बने व्यंजन ही बना सकते हैं, बाकी सभी पकवान तो आपका रसोइया ही बढ़िया बनाता है। राजा को मनोहर की यह बात बहुत भली लगी। उसे मनोहर की दरियादिली और समझदारी पर गर्व हुआ। फिर उसने दोनों को ही महल का रसोइया नियुक्त कर लिया, एक चावल व्यंजनों के लिए और दूसरा अन्य पकवानों के लिए। अब मनोहर अपने परिवार के साथ महल में ही रहने लगा। उसे एक सुंदर आरामदायक कमरा दिया गया जिसमें रहने की हर सुविधा मौजूद थी। खाना बनाने के लिए उसे अलग से एक विशेष कक्ष दिया गया जहां वह हमेशा दरवाजे और खिड़कियां बंद करके चुपचाप खाना बनाता था ताकि उसके चमत्कारी चावलों का रहस्य किसी को न पता चले। उसे जो भी सामग्री महल से मिलती वह उसमें से जरूरत भर का सामान रखता और बाकी बची सामग्री चुपचाप किसी गरीब को दे आता। वह अब भी पहले जैसा ही विनम्र और दयालु बना रहा। इस तरह एक भूखे फकीर को भोजन कराने के बदले मिले चावल मनोहर के जीवन का वरदान बन गए, जिन्होंने उसकी दुनिया ही बदल दी। अब मनोहर अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. करुणा और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। 2. हुनर गरीबी का मोहताज नहीं होता। 3. बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए। 4. असली शक्ति होती है सादगी और विनम्रता में। 5. भलाई करने वालों के साथ हमेशा भला होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।